क्या आप भी मानते हैं कि जगमोहन आपको कश्मीर घाटी से आप जो निकले हैं वो जगमोहन ने आपको निकाला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाता है कि जिस टाइम हमारा पलायन हुआ तब वहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए गवर्नर जगमोहन साहब थे। ये यानी आप अगर लार से निकले हैं तो आपको जगमोहन ने नहीं निकाला बल्कि हालात ने आपको मजबूर किया। जी जी जी, हालात थे। इतनी हमदर्दी उनके दिल में कश्मीरी पंडितों को के लिए है तो फिर कश्मीर फाइल से इतनी परेशानी क्यों है उनको? वो बेसिकली आपको नहीं लगता कि एक वोट बैंक उनके जहन में है, एक दिमाग में उनके वोट बैंक है? अगर वोट बैंक जहन में नहीं होता तो शायद ये बात वो नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप खैर उमर साहब से आप इंटरव्यू कर लीजिएगा इस बारे में, वो आपको बता देंगे। अब कश्मीरी पंडितों के पलायन पर एक फिल्म बनी कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म के बनने के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जहां उस फिल्म को देखकर अपने 1999 और 90 की दहाई के बाद के हालात को याद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं, वहीं पर इस पर राजनीति होना भी शुरू हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर फिल्म है तो तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए थी। फिल्म तथ्यों के आधार पर नहीं है। फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सत्य से परे है। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जतिन भट्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आखिरकार इस फिल्म से इतने परेशान क्यों हैं। जतिन जी, आप खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, मुझे बताइए कि एक फिल्म को लेकर इतनी परेशानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इसको एज मूवी ले लें तो बेटर है। ये हमारे साथ जो हुआ है उस पे तो आधारित है और हमारे साथ जो बीती है उस पे है, बट फिल्म को फिल्म तक ही रखा जाए तो बेटर रहता है। अगर उसको आप पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दें, पॉलिटिसाइज करें तो वो ठीक नहीं रहता है। उस चीज़ के लिए हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए वो। बाकी फ़िल्म है, फिल्म मैंने भी अभी देखी नहीं है, बट फिल्म को फिल्म तक ही रखा जाए तो बेटर रहेगा। जतिन जी, आप कह रहे हैं फिल्म को फिल्म तक रखा जाए। इस फिल्म के बाद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, यूपी के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। अलग अलग स्टेटों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में कई जगहों पर तो सरकारों ने ये कहा कि आप ये फिल्म देख कर आएंगे, आप टिकट दिखाएंगे तो आपको आधे दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो ये सब कुछ किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के दर्द और तकलीफ़ को लोगों को तक पहुंचाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि इतिहास को याद रखने की ज़रूरत है, पर इतिहास को याद रखने का कतई ये मतलब नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर इतना कुछ देश में इस फिल्म को लेकर किया जा रहा है, आपके समाज को लेकर इतना कुछ जो है हो रहा है, तो फिर आप लोग इस फिल्म को लेकर, आपके नेता कहते हैं कि जी ये तो तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये तो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। नहीं, देखिए ना, हम ये कह रहे हैं, हमारे लीडर साहब का ये कहना है कि अगर इस फिल्म में आप सारी चीज़ों को जो हमारे साथ, जैसे हमारे सरदार भाई है उनके साथ भी हुआ है, या अगर कहीं पे मुस्लिम के साथ भी हुआ है, तो उस चीज़ को भी आप इसमें दिखा लेते तो कंप्लीट होता है उस चीज़ पे। बाकी जो अगर इस चीज़ को इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हर जगह लिया जा रहा है, ठीक है, ये हमारी दर्दनाक कहानी है और इसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, नो ऑब्जेक्शन। बट अगर आप उस जो ज़ख्म हमें लगे हैं उस चीज़ को हील करने के लिए ऐसे स्टेप उठाए जाते तो बेटर रहता, और हम भी उस चीज़ को मानते कि नहीं जी, हमारे जो वोंड्स हैं उनको हील करने की कोशिश की जा रही है। तो आप मानते हैं फिल्म तो तथ्य पे है, बट वही जो जैसे उमर साहब ने कहा कि पूरी फिल्म अगर फिल्म है तो फिल्म में पूरा होना चाहिए। जो हमारे साथ बीता है, जो कश्मीर में जो हुआ है, उस पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन हमने इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में देखी, हैदर देखी, मिशन कश्मीर देखी, बहुत सारी और फिल्में बनी हुई हैं। उसमें वन साइडेड वेव था, उसमें किसी ने कश्मीरी पंडितों की कोई बात नहीं की, उसमें किसी ने नहीं कहा 3 मंजिला मकान में कश्मीरी पंडित रहते थे, उसमें गिरिजाधर की किसी ने बात नहीं की, उसमें टीकालाल टपलू की किसी ने बात नहीं की, उसमें चमनलाल भट्ट की किसी ने बात नहीं की। उसके अलावा और कई कश्मीरी पंडित हैं जिनके जो घाटी में शहीद हुए 1990-91 में वंधामा जो हुआ उसमें जो लोग शहीद हुए, वो सारी बातें किसी ने उन फिल्मों में नहीं की। अगर एक बार ये बात हो गई है तो आपको नहीं लगता कि सभी को एक बड़ा दिल करके इस फिल्म को एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए ना, वही फिर से वही बात आ जाती है ना। अगर फिल्म में पूरी देखिए, उन फिल्म्स को ऐसे नहीं ना हाईलाइट किया गया, ऐसे उसको टैक्स फ्री नहीं किया गया, ऐसे उसको दिखाया नहीं गया, पॉलिटिसाइज नहीं किया गया। अगर आप दिखाना चाहते हो तो पूरा
दिखाइए, पूरी स्टोरी को दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हुआ था कश्मीर में, क्या हुआ, उस चीज़ पे आधारित होनी चाहिए। तो आप जो कश्मीर से आए हैं, आप भी माइग्रेट होकर आए हैं, रात के अंधेरे में ही भाग कर आए होंगे, ये तो नहीं है कि दिन के उजाले में आप आए हैं? बिल्कुल, हम भी रात में ही भागे हैं और हमें जो हम पे बीती है वो हम जानते हैं, और हमने ये सारा फेस किया है। हमने वहाँ से भाग के फिर टेंट्स में रहना, फिर आगे ऐसे उस आप वहाँ कहाँ रहते थे, किस जगह रहते हम गांदरबल से थे। थे? जी, तो वहाँ हुआ क्या था जिसकी वजह से आपको निकलना? देखिए वहाँ पे पहले जो 1989 के लास्ट में या अर्ली 90s में वहाँ के एक्स मिनिस्टर थे शेख जब्बार, उनको मारा गया था और उसकी वजह से फिर दहशत फैल गई थी, तो उसकी वजह से फिर हम निकल गए। तो आपके घर के ऊपर कोई अटैक हुआ हो, पत्थरबाजी हुई हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, या आपको इनडायरेक्टली बोला जा रहा हो खाली करो यहाँ से चले जाओ? नहीं, एज सच ऐसा नहीं था, बट वो एक माहौल बन चुका था। देखिए ना, अगर आप इसमें फिर डिटेल में आप जाएंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई, जिससे देखिए ये एक पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक हिस्सा है, और ये स्टार्ट हुआ था 1986 से। 86 में भी वायलेशंस का थोड़ा शुरुआत हुई थी। तो आहिस्ता 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 उन्होंने इस चीज़ को कैसे प्लान किया, ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक, उन्होंने ऑपरेशन टोबैक नाम से, हाँ, तो वो उसको उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें रखी हुई थी कि कैसे हमने वो प्रोसेस करना है, कैसे आप कश्मीरी पंडित उसको भगाएंगे, ये उसका प्लान था, और उसी प्लान को एग्जीक्यूट उन्होंने करवाया उन अपने लोगों से, और यहाँ के लोग कुछ मिल गए उनके साथ, तो उनके थ्रू उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करा के इस प्लान को, मतलब ये इसके तार बड़े बड़े जुड़े हुए हैं ना, तो ये आप शॉर्टकट में कहेंगे कि ये हुआ, तो ये हो नहीं सकता ना। क्या आप भी मानते हैं कि जगमोहन आपको कश्मीर घाटी से आप जो निकले हैं वो जगमोहन ने आपको निकाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाता है कि जिस टाइम हमारा पलायन हुआ तब वहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए गवर्नर जगमोहन साहब थे। ये यानी आप अगर लार से निकले हैं तो आपको जगमोहन ने नहीं निकाला, बल्कि हालात ने आपको मजबूर किया? जी, हालात थे। मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैंने आपके पूर्व नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर अनिल धर से बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं लंबे 35 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, लेकिन मैंने 35 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों के तई सीरियस नहीं है। जो कुछ हमने उनको कहा उनने किया नहीं। हमने कहा 3 सीटें रिजर्व करिए कश्मीरी पंडितों के लिए, उस पर हमें डांटा गया, उस पर हमें कहा गया कि चुप रहिए, खामोश रहिए, बात मत कीजिए। और उसके अलावा और भी कई चीज़ें हुई जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि ये सब चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई, और उनका लबे लुबाब कहने का ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों को लेकर सिंसियर भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है। देखिए ये तो सरासर झूठ है। आपने भी देखा होगा, आप भी यहाँ पे मीडिया के साथ इतनी देर से है। 1996 में फारूक साहब ने जो कश्मीर में टर्माइल हुआ, एक्सोडस हुआ, उसके बाद हालात ख़राब होने के बाद 1996 में उन्होंने दोबारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया। और आप जान के हैरान होंगे कि उन्होंने पहली मीटिंग जो ली वो ली कश्मीरी पंडित्स के साथ जम्मू में। वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की है नए प्रोसेस की जो 1996 में हुआ, और उनको फुल मेजॉरिटी मिली। उन्होंने हुकूमत बनाई, और हुकूमत बनाने के बाद इमीडिएटली उन्होंने हमारे स्वर्गीय प्यारेलाल हुंडू जी को लॉ मिनिस्टर लिया। लॉ मिनिस्टर पोर्टफोलियो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, वो उनको दिया गया, और इमीडिएटली उनको डायरेक्ट किया कि चूँकि वो हमसे मिले थे, यहाँ के कश्मीरी पंडितों के दर्द को देखा था और उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली उस टाइम के लॉ मिनिस्टर हुंडू साहब को डायरेक्ट किया कि आप ये जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स की जो डिस्ट्रेस सेल, जो प्रॉपर्टी की सेल हो रही है, इसके लिए, इसको रोकने के लिए कोई स्टेप उठाइए। तो स्वर्गीय हुंडू साहब ने एक लॉ लाया 1997 में, जिसको प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट्रेन ऑफ डिस्ट्रेस सेल कहा गया है। उसके माध्यम से उन्होंने हमारी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे सेफ। कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं था, वो माइग्रेंट्स के लिए था। माइग्रेंट्स का मतलब सिख भी था, मुसलमान भी था और कश्मीरी पंडित भी। तो मखसूस तौर पर आप ये न कहिए कि पंडितों के लिए नहीं, मेजॉरिटी किन की है उसमें, जो पलायन करके आए हैं वो मेजॉरिटी किन की है। अगर अभी भी कोई बात की जाती है तो कहा जाता है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स,
उसमें आपको नहीं, लेकिन ये है कि सब उसमें कश्मीरी पंडित भी है, सिख भी है, मुस्लिम। रजिस्टर सेल तो उसके बावजूद नहीं रुकी। कश्मीरी पंडितों ने टके के भाव वो ज़मीनें बेच दी, वो मकान बेच दी, वो प्रॉपर्टीज़ बेच दी, जिन प्रॉपर्टीज़ की आज कीमत करोड़ों रुपए में है। चाहे मैं गाँव कदल की बात करूँ, मंदरबाग की बात करूँ, मैं बोरी कदल की बात करूँ, मैं पुलवामा की बात करूँ, अनंतनाग की बात करूँ, तब भी टके के भाव जो हैं प्रॉपर्टीज़ उनको बेचनी पड़ी, मजबूर हुए। तो फिर वो जो कानून लाया गया था उसका फ़ायदा तो पंडितों को हुआ। देखिए जुनैद साहब, इसमें आपको गहराई से फिर से देखना पड़ेगा। देखिए उन्होंने कानून तो बना दिया कि इसको सेल नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी अगर मजबूरी थी कुछ, एज अ माइग्रेंट मैं यहाँ पे था, मेरे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो बहुत सारी मुश्किलात है, किसी की घर में बीमारी थी, तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए फिर इन्होंने कोई रास्ता देखा कि किस तरह से उसमें भी उन्होंने फिर उस टाइम अटॉर्नी बना के कहा कि आप इसका केयर टेकर बन जाइए। तो उस तरह से वो सेल हुई है, नॉट ऐसे सेल नहीं हुई है, क्योंकि वो रुकी है। अगर आज हम कोई क्लेम करते हैं अपने प्रॉपर्टी के, अगर मेरी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैं उसकी क्लेम करता हूँ, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट लॉ। हाँ, उसमें एनक्रोचमेंट हो सकती है, बट वो आपकी वहाँ पे एज इट इज़ है। तो किस वजह से? वो इसी एक्ट की वजह से। एक्ट की आपने बात की, कानून बनाया गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने 2002 तक प्यारेलाल हंडू का नाम तो आपने लिया, लेकिन 2009 से लेकर 2014 तक आपके पास अगर कोई नाम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। 2002 से लेकर 2008 तक कांग्रेस ने ज़रूर कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंटेशन दी, 9 से 14 तक कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन दी, 14 से लेकर 20 तक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है कश्मीरी पंडितों को अगर रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी से मिली तो बीजेपी से मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं मिली। तो यानी जब उनको लगने लगा कि आप इलेक्टोरली आप सिग्निफिकेंट नहीं हैं, आप का वोट जो है वो कम हो चुका है, तो उन्होंने आपके लिए कोई इकदामात नहीं किए। इस बात को मानिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं फिर से पीछे थोड़ा ले जाऊंगा आपको। 1996 में फारूक साहब ने कोशिश की कि हम कश्मीरी पंडित उसको फिर से वापस अपने घरों में बसाएं। 3 सीट की रिजर्वेशन करवा सकते थे आपके लिए, वो क्यों? वो भी मैं करूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि फारूक साहब ने 3-4 बार कोशिश की कि हम कश्मीरी पंडित को फिर वापस लेके जाए अपने घरों में, लेकिन हालात फिर बिगड़े। वंधामा मैसेकर हुआ, छठी सिंहपुरा मैसेकर हुआ, नाटीमर का मैसेकर हुआ, तो फिर उन्होंने फिर से बैक स्टेप किया। मैसेकर कर कौन? ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट तो थे, लेकिन कश्मीर का जो सिविल सोसाइटी थी, ये तो चलिए मैसेकर उस वक्त हुए, उनकी शहादतें उस वक्त हुई, लेकिन बिल्कुल इमीडिएट पास्ट में अगर चले जाएं, जिन लोगों की शहादतें, कश्मीरी पंडितों की शहादतें पिछले दिनों में हुई हैं, उनको लेकर भी कश्मीर की सिविल सोसाइटी को हमने खामोश देखा, कोई बात करते हुए नहीं देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, आपकी पार्टी की भी अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी के लोग भी सिवाय एक ट्वीट करने के और उसमें अपना अफसोस जताने के और कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो भी जन जागरण का काम जो आम सिविल सोसाइटी के बीच में उनको करना चाहिए था कि भाई कम से कम अब तो बोलो कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे समाज का भिन्न अंग है, ये हमसे कट के नहीं रह सकते। अब भी वो आपकी पार्टी जो है इन्वोक नहीं करवा पाती, लोगों से बुलवा नहीं पाती, सिविल सोसाइटी बात नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक जो हमारी पार्टी की तरफ से इमिजिएटली इसका कंडेम हुआ, फारूक साहब ने किया, उमर साहब ने किया, बाकी पार्टी के लीडर्स ने किया। देखिए जहाँ तक सिविल सोसाइटी में बात करने की बात है तो वो भी हुई है, उस पर भी पहल हुई है, बट ये है कि वहाँ पे आप समझ सकते हैं डर का माहौल है, गन का कल्चर है, तो उस माहौल में देखिए वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए किसी हद तक, तो वो भी हुआ कि इस चीज़ को कंडेम किया गया एज प्रोटेस्ट करके। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो शुरुआत हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूँगा जतिन जी, एक हैदरपुरा में एक एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर को लेकर वहाँ लोगों में, सिविल सोसाइटी में कुछ खदशात थे। अगर मैं आपको याद कराऊं तो यही सिविल सोसाइटी जो बाकी वक्तों में खामोश होती है, ये सिविल सोसाइटी सड़कों पर भी थी, ये सिविल सोसाइटी ट्विटर पर भी एक्टिव थी, ये सिविल सोसाइटी फेसबुक पर भी एक्टिव थी, ये सब जगह एक्टिव थी। ये सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल अखबारों में भी एक्टिव थी, ये सिविल सोसाइटी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिख रही थी, ये सिविल सोसाइटी इकोनॉमिक टाइम्स में भी लिख रही थी, इकोनॉमिस्ट में भी लिख रही थी, सब जगह लिख रही थी। ये सिविल सोसाइटी आपके वक्त में बाहर क्यों नहीं आ पाती? उस वक्त क्या हो जाता है सिविल सोसाइटी? नहीं देखिए, जहाँ तक डर और खौफ अगर है वो तो दोनों के लिए है, वो तो है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक टेररिस्ट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अरेस्टेंट करेगा अपने आप को। उसको अपने आका से जो डायरेक्शंस मिली होती है वो करता है। टेररिस्ट भी तो समाज का हिस्सा है। अब पहले तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हुआ करते, अब तो बिल्कुल समाज के लोग हैं, तो उनको भी नहीं रोका जा सकता, उनको भी नहीं समझाया जा सकता।
नहीं, समझाने को देखिए ना, पहले मैंने आपको पहले भी कहा ना, इसके तार बड़े जुड़े हुए हैं। जिसको आपने उसमें ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, उनको माइंड वॉश किया जाता है, उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, वो फिर सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहते हैं, वो आउट ऑफ दिस चले जाते हैं, वो किसी की फिर मानते नहीं हैं, उनको सिर्फ अपने आका से मतलब होता है। तो वो वहाँ की, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। एक और बात अनिल धर ने कही, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि पिछले दिनों यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में मैंने अपने कन्वेंशन करवाया, हमने 3 रेजोल्यूशंस वहाँ पर पास किए। उन तीनों रेजोल्यूशनों को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि भाई आप लोगों के पास नौकरियाँ थी, मुसलमानों के पास वहाँ पर नौकरियाँ नहीं थी, उसके चलते जो है आपको वहाँ से भगाया गया, फिर जब बंदूक आई वहाँ पर उसके कारण आपको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और वो जो तीनों रेजोल्यूशन थे उन तीनों रेजोल्यूशनों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आपसे जानना चाहूँगा, आपके लीडर कहते हैं कि भाई मुसलमानों के पास चूंकि नौकरियां नहीं थी और चूंकि कश्मीरी पंडितों के पास नौकरियां थी इसलिए आपको भगाया जा रहा है, क्या आप भी इस बात को मानते हैं? ये गलत है, ये उन्होंने गलत बोला है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है वहाँ पे। आप भी शायद वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट ये बात तो वहाँ पे हुई नहीं। मैं आपको फिर से पीछे थोड़ा ले जाऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, उन्होंने सिर्फ लिप सर्विस की है। मैं उसमें जाना चाहता हूँ, आप 2009 में फिर आ जाइए। 2006 2002 तक मैंने आपको बताया फारूक साहब की क्या कोशिश रही। फिर 2009 में उमर साहब ने जब टेक ओवर किया, मैंने आपको पहले ही बताया, उमर साहब ने इमीडिएटली ये जो पीएम पैकेज अनाउंस हुई थी 2006 में, वही एक रूम का टेनेमेंट जिसमें एक कमरा है, एक बाथरूम है, और उससे आप मानते हैं कि ये एक कश्मीरी पंडित की जो एक आदमी का जो सेल्फ होता है, क्या आपको लगता है कि एक रूम का टेनेमेंट जिसमें एक लॉबी, एक किचन, एक बाथरूम, और उसके बाद उनकी हालत इतनी खस्ता है आज कि उनका पेंट कराने के लिए भी जब पेंटर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के जाते हैं वहाँ पर, तो वो जिस बेदिली के साथ वहाँ पर उसको पेंट करने लगते हैं, तो वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि सरकार की जो कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार कितनी सिंसियर और सीरियस रही। आप कहते हो उमर अब्दुल्ला ने किया, तो ये किया कश्मीरी पंडितों के लिए कि ये टेनेमेंट, सिंगल रूम टेनेमेंट, और क्या आपको इसको जस्टिफाइड मानते हैं? क्योंकि 3-3, 4-4 मंजिला मकान में रहने वाला कश्मीरी पंडित आज मजबूर है एक कमरे में। मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहा ना, ये रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज थी जो पीएम साहब ने अनाउंस की थी यहाँ अखनूर में 2006 में। 2009 में उमर साहब की कोशिशों की वजह से ये इम्प्लीमेंट हुई। ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना था। आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर वर्ग को जॉब देने थे, स्पेशली उनके लिए एडवर्टाइज़ करना था। तो इसमें उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद इसको इम्प्लीमेंट कराया। फिर इम्प्लीमेंट करके आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इमोशनली कैसे वो इस चीज़ से कनेक्टेड थे, कश्मीरी पंडित से कनेक्टेड थे उमर साहब। उन्होंने इस पैकेज का जो पहला ऑर्डर दिया है वो 5 दिसंबर को दिया है। 5 दिसंबर आप जानते होंगे कौन सा दिन है? उनके मरहूम दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जन्मदिन होता है। उस दिन उन्होंने पहला दिया। दिस इज़ अ इमोशनल बॉन्ड, अदरवाइज़ कोई ये नहीं। वो उससे पहले दे सकते, उसके बाद में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत वहाँ की। और उस दिन भी उन्होंने कहा कि ये आप ये नहीं समझिएगा कि आपका वहाँ पे 100% वेलकम होगा। आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ रहना है, आपको वो कल्चर फिर से, जो हमारा कल्चर था, उसको फिर से मजबूत करना है। 2009 में कहा, ये उन्होंने 2009 में कहा। अच्छा, 2009 में जनवरी में वो उन्होंने संभाली कुर्सी। इमीडिएटली 2009 मार्च में ही उन्होंने अनाउंस किया अपेक्स एडवाइजरी कमेटी फॉर माइग्रेंट्स, जिसमें उन्होंने सबको रिप्रेजेंटेशन दी विदाउट एनी पॉलिटिकल बेनिफिट। उन्होंने पीडीपी को भी दिया, बीजेपी को दिया, हमारे सोशल जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप जानते होंगे मरहूम हमारे स्वर्गीय अमरनाथ वैष्णवी जी आरएसएस से बिलोंग करते थे, वो भी थे हमारे मेंबर उसमें। चट्टा साहब बीजेपी और आरएसएस के थे, वो भी थे। हमारे साधु साहब है यहाँ पे, कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, वो भी थे वहाँ पे। हमारे के खोसा साहब, वो भी थे वहाँ पे। ये डिफरेंट पार्टीज़ के सब जगह से उन्होंने लाया। उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए, मैं कैसे वापस कश्मीरी पंडित को रिहैबिलिटेट करूँ और कैसे मैं इनके दर्द को कम कर सकूँ, कैसे मैं इनके डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर कर सकूँ। उस चीज़ के लिए उन्होंने वो अपेक्स कमेटी बनाई और उसने एक ब्रिज का काम किया गवर्नमेंट और कश्मीरी पंडित के दरमियान। और उस टेन्यूअर में काफ़ी सारे काम हुए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं होती है, तो जब एडवर्टाइज़ किए गए पोस्ट उसमें रिजर्व कैटेगरी एज पर नॉर्म्स रखने थे। तो उसमें क्या होता है कि आपको रिजर्व कैटेगरी को ये करने के लिए 3 बार एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, फिर दोबारा से आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं। बट
उमर साहब को हमने कहा कि ये 3 बार करके इसमें प्रोसेस ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। उमर साहब ने इमिडिएटली कैबिनेट मीटिंग बुला के उसको एक कैबिनेट मीटिंग में ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि हाँ, इनका कोई रिजर्व नहीं होता, इसको ख़त्म कर दीजिए, इस क्लास को रहने दीजिए। तो ये होती है कोशिश। इसको हम कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं खुद। लेकिन अगर इतनी कोशिशें, इतनी हमदर्दी उनके दिल में कश्मीरी पंडितों को के लिए है, तो फिर कश्मीर फाइल्स से इतनी परेशानी क्यों है उनको? वो बेसिकली आपको नहीं लगता कि एक वोट बैंक उनके जहन में है, एक दिमाग में उनके वोट बैंक है? अगर वोट बैंक जहन में नहीं होता तो शायद ये बात वो नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप खैर उमर साहब से आप इंटरव्यू कर लीजिएगा इस बारे में, वो आपको बता देंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ये चीज़ है कि हमारी कोशिश क्या रही है, उमर साहब के टेन्योर में क्या कोशिश रही है। आज आप बताएं, आपने अभी ये 2 रूम सेट की बात जो हम कर रहे हैं, TRT, नहीं, सिंगल रूम। TRT कहते हैं उसको, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, वो तो डिज़ाइनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, वही इम्प्लीमेंट करना था, उसी डिज़ाइन से बनना था। तो उसको इम्प्लीमेंट करने की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कंस्ट्रक्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट। कभी नहीं लगा कि जो हम करवा रहे हैं ये ज़्यादती है? मैं आपको उस पर भी आऊँगा। हमें पता है कि वो उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। जो आप छोड़ कर आए थे, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो आप छोड़ कर आए थे उसके मुकाबले में जो उनको दिया गया है वो आपको नहीं लगता कि ना के बराबर है? बिल्कुल सही, वो ना के बराबर है। इसी पे भी आऊँगा। जब इस 2 रूम सेट को जो वहाँ पे बनाए गए, इनको इनॉग्रेट किया गया और अलॉटमेंट्स दी गई, मनमोहन सिंह साहब खुद आए थे, उमर साहब भी वहाँ थे। वहाँ पे भी उमर साहब ने कहा ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सेट दे रहा हूँ, जिसको 2 रूम सेट हम कहते हैं, है नहीं ये। मुझे पता है आप किन बंगलों में रहते थे, 4-4 मंजिला बंगला, और अगर कोई गरीब से गरीब था उसके पास भी 3 मंजिला बंगला था वहाँ पे। मुझे पता है मैं उस चीज़ को आपको, मतलब वो जितनी आपकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसका गिला है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वापस वैसे ही। कोशिशें आपको 12 साल मिले कोशिशें करने के लिए, आप आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं पा पाए 1996 से लेकर 2002 तक, उसके बाद 2008 से लेकर 2014 तक 12 साल आपको मिले। इन 12 सालों में 2009-10 में कश्मीर घाटी में क्या हुआ, जिसके नतीजे में बुरहान वानी बना, और बुरहान वानी के आतंकी बनने के बाद कश्मीर में आतंकवाद रिवाइव हुआ। ये सब कुछ जो हुआ है ये आपके दौर में हुआ है। तो वो जो सिंसियर एफर्ट कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर घाटी के लिए पहुंचाने के लिए था, वो सिंसियर एफर्ट तो कहीं नज़र नहीं आता। ये तो लगता है कि लिप सर्विस। और उन्हें ये भी दूसरा एक और इल्ज़ाम जो है, धर साहब ने भी इस बात को माना, उन्होंने कहा कि उठा लिए कश्मीरी पंडितों में से 2-3-4 लीडर और ठीक है उनको रिहेबिलिटेट कर दिया प्रॉपरली, बाकी कश्मीरी पंडित जो है उससे कोई लेना देना हमें नहीं, वो क्या कर रहा है, उनको मुलाजमत मिली नहीं मिली, वो 2 रूम टेनमेंट में है, वहाँ पानी है नहीं है, बिजली है नहीं है, कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं। क्या आप भी इस बात को मानेंगे कि ठीक है आपका दाल फुल्का चल रहा है, आपकी राजनीति चल रही है, इसलिए आपको बाकी पूरी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं? ऐसा नहीं है। मैं आपको जो गिना रहा हूँ वो मेरे साथ लिंक नहीं है, वो हमारी कम्युनिटी के साथ लिंक है। चाहे वो पैकेज था, चाहे 2 रूम सेट था, चाहे वो वापसी की बात थी, चाहे वो एक ब्रिज बनने की बात थी गवर्नमेंट। और उमर अब्दुल्ला साहब फिर ये फिल्म देखनी नहीं, वो चलो वो तो देखेंगे, वो उस पर भी आ जाऊँगा, बट आप देखें खुद। हाँ, मैं भी देखूँगा। हम देखिए ना, हमारी कोशिश है कि इस गैप को ख़त्म किया जाए। हमारी कोशिश है कि हम फिर से उस कल्चर को ज़िंदा कर पाएँ जो वहाँ था। आपने मिलिटेंसी की बात की, मुझे बताइए 1990 में कितनी मिलिटेंसी थी, वो भी आपको पता होगा। 1996 जब फारूक साहब ने हुकूमत संभाली कितनी मिलिटेंसी थी, और 2002 में जब छोड़ी तब कितनी थी। उसके बाद आप 2009 पे आइए, कितनी मिलिटेंसी थी, और 2014 में जब उन्होंने छोड़ी लिमिटेड थी। आप ये RTI से पता कर लीजिए, लिमिटेड मिलिटेंसी थी कुलगाम शुपैया में, और वो भी 100 कुछ मिलिटेंट्स टोटल थे। जो आज की डेट में अगर आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में आपके मिलिटेंट। लोग कहते हैं आपने 2009-10 में बीज बोया हुआ था, जिसका नतीजा जो है 2014 के बाद निकलना शुरू। नहीं, ये कौन कहता है कि बीज बोए थे? वो लोग कहते हैं बुरहान वानी ने से जब कोई इंटरव्यू हुआ था उनके पिता का, उन्होंने कहा था कि 2009-10 में जो कुछ कश्मीर घाटी में हुआ उसके नतीजे में मेरे बेटे ने बंदूक उठाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को टैकल करें, जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये है कि हम वो बात कर रहे हैं जो 2014 में जब उमर साहब ने हुकूमत छोड़ी। आप उस टाइम देख लीजिएगा कितने मिलिटेंट थे और किस डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी थी, वो आप देख लीजिए ना। आप ऐसे बातों पे नहीं ना जाना है, हमने प्रैक्टिकल जाना है। आप RTI लगाइए एक और कहिए उनसे कि 2014 में किस किस डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी थी और कितने मिलिटेंट एक्ट। मुझे ये बताइएगा कि
डिलिमिटेशन कमीशन ने ये कहा कि हम हो सकता है कश्मीरी पंडितों के लिए कोई सिफारिश करें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब मेरी बात होती है वो कहते हैं कि 3 सीटें हम चाहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। क्या उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या जतिन भट्ट इस प्रपोजल का समर्थन करेंगे? सर आप क्या बात कर रही है, ये तो हमने आपने ऑलरेडी बात उठाई है, हमने अपनी पार्टी में भी ये बात हो चुकी है, वहाँ पे भी इसका आप भी चाहते हैं 3 सीटें रिजर्व होनी? डेफिनेटली, क्यों नहीं होनी चाहिए। 3 सीटें ये होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट की सीट भी होनी चाहिए। मगर देखिए ना, आप दर साहब ने कहा था ना कि डिलिमिट किया गया इस सीट को। डिलिमिट तो अब किया है, जब डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ फिर डिलिमिट किया गया हबकदल सीट को, जिस हबकदल की उनने जिक्र की थी। और ये हबकदल जो है ना, ये हमारे साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है इस चीज़ के साथ। वो नाम हबा खातून का नाम है, हबकदल नाम पड़ा था उसको, और उस चीज़ से हम बंधे हुए थे। और उसी चीज़ पे वो सीट भी हम कहते थे कि ये एक कश्मीरी पंडित की सीट है। अब तो इन्होंने ख़त्म कर दिया उस सीट को ही, वो नाम ही नहीं रहा। आप देखिए ना, तो नाम रिस्टोर कर दिया है हबकदल। देखिए अब वो मैं वही कह रहा हूँ, जो पहले क्या किया वो तो तब जब हमने रिजनमेंट की ना इस पे, जब हमने ऑब्जेक्शंस की है। देखिए ये ऑब्जेक्शंस के बाद जो प्रोसेस होता है वो छोड़िए, जो वो पहले कर चुके हैं वो देखिए ना, उनकी नीयत क्या थी वो देखिए आप। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं अभी हमारे जो माइग्रेंट एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो पैकेज के अंडर लगे हुए हैं, इनके लिए हमने वहाँ पे सेट बनाए थे। तो अभी तक उस पर भी प्रोसेस नहीं हो रहा है कि ताकि हम सारे जो 6000 पोस्ट्स हैं उनको सबको एकोमोडेट कर पाएँ, वो नहीं हो रहा है। अच्छा, आप किस बात कौन सी बात कर रहे हैं जो इन्होंने आज तक हमारी कश्मीरी पंडित इसके लिए की है? जो हमारे वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, वो अब मजबूर हो गए, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्या हो रहा है? एक देखिए ना, आप खुद देखिए, उनके लिए तो अलग से एक प्रोविज़न होना चाहिए था, उनको अलग से एक मुझे लगता है एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए था, क्योंकि वो घर से दूर उस माहौल में, जिस माहौल से हम भाग के आए थे, उस माहौल में फिर से काम कर रहे हैं। अच्छा, उन खतरों में काम कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी उनको एज रूटीन वाला प्रमोशन नहीं दिया जाता है। जबकि वो 2009 में जो कानून बनाया, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि इस पैकेज के लिए जो SRO बनाया गया 412, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनको प्रमोशन दी जाएगी टाइमली, इनको टाइमली सब कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वो दिए जाएंगे। आज क्या हो रहा है? क्यों नहीं? अंत में जतिन जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मुझे ठीक तरीके से मेरी याददाश्त काम करती है, 1996 से लेकर 2002 तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, अलग अलग आतंकी संगठनों के वो लोग जिन लोगों ने हथियार छोड़े थे, उन लोगों को भी सरकार में हिस्सेदारी मिली थी, अगर आपको अच्छे से याद हो। कश्मीरी पंडित ये सवाल पूछता है कि जो लोग हमारे कत्ल के लिए जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने हमारे घरों को जलवाया, जिन लोगों ने आतंकवादियों की पुष्टपनाही की, जो लोग मासूम लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार थे, उन तमाम लोगों को रेड कारपेट वेलकम भी मिलता था, आराम की वो ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। और ये सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में भी हो रहा था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी हुर्रियत से नई दिल्ली को बात करने के लिए बार बार कहती थी कि आपको हुर्रियत से बात करनी चाहिए, आपको अलगाववादियों से बात करनी चाहिए, यासिन मलिक से बात करिए, जावेद मीर से बात करिए, सैयद अली शाह गिलानी से बात करिए। मुझे एक चीज़ बताइए, वो लोग जो आपके पलायन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़ाती तौर पर क्या जतिन भट्ट भी ये मानते हैं कि उनसे बातचीत होनी चाहिए? ज़ाती तौर पे क्या आप मानते हैं कि यासिन मलिक बिटा कराटे से बातचीत होनी चाहिए? क्या मानते हैं आप? या आप भी ये मानते हैं कि जेल और सलाखों के पीछे इन्हें होना चाहिए और इन्हें इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? जो कत्ल इन लोगों ने किए हैं उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। देखिए, कानून ने अपना काम करना चाहिए, जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। रेड कार्पेट वेलकम होता था, मानते हैं? नहीं, देखिए, जब ये कोशिश थी, जहाँ मैं इस चीज़ के लिए भी कहूँगा कि जिस चीज़ से अगर किसी से बात करने से हमारा कश्मीर में हालात ठीक हो जाते हैं, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन कानून को भी दुनिया के किस कोने में, क्या अमेरिका उसामा बिन लादेन से बातचीत करने के बारे में कभी आपने सुना, सोच रहा है? या किसी और आतंकी संगठन से? कोई भी देश, किसी भी दुनिया के देश में कहीं ऐसा हुआ कि किसी आतंकी संगठन से आप बात करने के लिए आ गए हों कि जनाब आइए आतंकियों से बातचीत कर लेते हैं, कोई इनसे रिलैक्सेशन ले? नहीं जुनैद साहब, आपने गलत सुना। मैं आतंकवादियों से बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर किसी से बात करने से हमारे कश्मीर का मसला हल हो सकता है तो वो करनी चाहिए, लेकिन साथ में जो हमारा कानून है उसको अपना काम करना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने कत्ल किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जतिन भट्ट, आपने सुना, अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइनॉरिटी सेल के। इन्होंने एक बात तो ये मानी है कि जिन लोगों ने कत्ल किए हैं, जो लोग गुनहगार हैं, उन लोगों को कानूनी तौर पर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जहां तक कश्मीर फाइल्स का ताल्लुक है, दर्द दुख तकलीफ कश्मीरी पंडितों का उसमें दिखाया गया है, मगर बात वही उमर अब्दुल्ला वाली कि उसमें सिखों की बात भी होनी चाहिए थी, मुसलमानों की बात भी होनी चाहिए थी, सबकी बात होनी चाहिए थी।